और च्यवनप्राश जैसे बच्चों कैसे हो। स्वागत है आप सभी का एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। राइट, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बच्चों हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। आई होप आप सबकी भी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूं बच्चों, आज हम ज्ञान करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। राइट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत अच्छा टॉपिक है, काफी कुछ चीजें नहीं पता चलेंगी और इन चीजों को और आगे की तरफ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। राइट, ठीक है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम में घुसने से पहले बच्चों प्लीज इस लेक्चर को थोड़ा सा सीरियसली लेना और थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है ये लेक्चर, क्योंकि काफी सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। राइट, और काफी सारी डिटेल्स जो होंगी उनको अच्छे से नोट डाउन करना। तो कृपया करके अपना पेन उठा लीजिए, एक रजिस्टर उठा लीजिए और अपने चाहने वालों को मैसेज करके बोल दो बाय बाय कि अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों अपना सबसे पहला टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम से पहले आज हम समझेंगे कि स्पेक्ट्रम नाम का प्राणी क्या होता है। बच्चों देखो, डिटेल में घुसने से पहले सिंपल सी एक चीज बता देता हूं। आप लोगों ने कभी समझा होगा कि अगर आपके पास एक प्रिज्म होता है ना, बचपन में सभी ने पढ़ा है कि प्रिज्म में जब एक लाइट जाती है, प्रिज्म में जब एक लाइट जाती है तो वो क्या करती है, अंदर जाके बाहर जब निकलती है तो स्प्लिट हो जाती है। क्या हो जाती है, वो स्प्लिट हो जाती है, अलग अलग टाइप के आपको रंग दिखते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं। व्हाइट कलर की लाइट जो होती है बच्चों, वो जब स्प्लिट होती है तो उसका जो स्पेक्ट्रम है उसमें 7 रंग होते हैं। विबग्योर नाम का प्राणी पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो रेनबो दिखता है जो। राइट, तो स्पेक्ट्रम से अब हमको समझ में आता है स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होने वाला है बच्चों। स्पेक्ट्रम के लिए हम लिख देंगे स्प्लिटिंग ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे, स्पेक्ट्रम का मतलब सिंपल सा हो गया स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। क्लियर हो गया जी, वेरी गुड जी। अब बच्चों अगर आगे बढ़े तो स्पेक्ट्रम जो है हमारे पास दो तरीके का होता है। क्या होता है हमारे पास, दो तरीके का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। और लिखते हैं इसको, क्या लिख रहे हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और दूसरा होता है हमारे पास डिस्क्रीट, या इसको हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, क्या, लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोल सकते हैं, और लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं, डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलो। तो स्पेक्ट्रम से समझ में आता है कि लाइट का स्प्लिट होना हमारे पास स्पेक्ट्रम हो गया। दो तरह का स्पेक्ट्रम हो सकता है बच्चों, कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूअस ऐसा स्पेक्ट्रम होता है बच्चों जिसमें सारी वेवलेंथ आएंगी, सारी फ्रीक्वेंसी आएंगी। ऐसे समझो कि आपकी एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से गई और उसमें सातों के सातों रंग निकल गए। व्हाइट लाइट प्रिज्म से गई, उसमें सातों के सातों रंग निकल गए, जितने रंग होते सारे निकल गए। तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज अ स्पेक्ट्रम विच हैव ऑल रेंज ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, ऑल रेंज ऑफ वेवलेंथ, या फिर आप इसको बोल दो फ्रीक्वेंसी नाम का भाई साहब। क्लियर हो गया जी, वेरी गुड जी। अब डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम क्या होगा, डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम में बच्चों गिनी चुनी लाइट आएंगी। जैसे कि इसमें आपकी एक व्हाइट लाइट थी, सातों रंग दिख गए आपको, सारे के सारे रंग दिख गए। बट डिस्क्रीट में क्या होगा, गिने चुने रंग दिखेंगे। जैसे मान लो रेड कलर दिख गया, मान लो येलो दिख गया, सारे नहीं दिखेंगे इसमें। तो यहां पर हम बोलते हैं हैव फ्यू रेंज ऑफ, हैव फ्यू रेंज ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज। क्लियर हो गया जी, वेरी गुड जी। मजा आ गया जिंदगी में ये पढ़ाई करके। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज कृपया करके अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे बच्चों की तरह। क्लियर है, वेरी गुड जी। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में घुसने से पहले हमने स्पेक्ट्रम का ज्ञान ले लिया। स्पेक्ट्रम का मतलब बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। दो तरीके के स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस में सारी वेवलेंथ सारी फ्रीक्वेंसीज आती हैं, डिस्क्रीट में गिनी चुनी आती है। क्लियर हो गया, वेरी गुड जी। अब इसी के साथ एक और चीज लिख लेते हैं कि जो बच्चों स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम की बच्चों स्टडी को, स्पेक्ट्रम की स्टडी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं इसको हम, स्पेक्ट्रम की स्टडी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर हो गया, चलो अच्छे बच्चों की तरह इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है, वेरी गुड जी, अच्छे बच्चे हो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, करें आगे बढ़े, वेरी गुड। चलो देखो, अब बच्चों हमारे पास ये जो डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, इसी का ही एक एग्जाम्पल है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है बच्चों
वो आपका डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम के अंडर ही आता है। क्लियर हो गया जी, वेरी गुड जी। क्योंकि हर एटम का अपना अपना स्पेक्ट्रम होता है, ऐसा नहीं है कि एक एटम सारी रेंज ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज एमिट करेगा, गिनी चुनी होती हैं। तो इसलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम बच्चों आपका डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम में आता है। इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अलावा हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोल देते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग इसी को ही डिस्कस करेंगे। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़े, डिंग 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 डिंग, वेरी गुड जी। चलो शुरू करते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे शुरू करते हैं। आओ जी समझते हैं इसको। बच्चों आप सभी को याद होगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। और एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपना शेल को क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं, एक्साइट कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये बात करी थी ना, एक्साइटेशन एनर्जी नाम की एक चीज होती थी, जो एनर्जी हेल्प करती है इलेक्ट्रॉन को हायर शेल में जाने के लिए, राइट। तो ऐसे ही समझते हैं, आप सपोज करो कि आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर बैठा हुआ है एक सेकंड शेल में, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इस एटम की एनर्जी बिगाड़ दी, मैंने इस एटम की एनर्जी इंक्रीज कर दी। अगर मैंने इस एटम की एनर्जी इंक्रीज कर दी तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी इंक्रीज होगी। क्लियर हो रहा है, वेरी गुड जी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा बच्चों, एक्साइट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ये एक्साइट कर जाएगा और हायर शेल में चले जाएगा। अरे क्लियर हो रहा है, बैठे बैठे अपना पूरा दिन निकाल रहे थे, मम्मी पापा ने आके डांट मार दी, तुम्हें गुस्सा आ गया और तुम घर छोड़ के चले गए। तो तुम घर छोड़ के चले गए यानी कि बाहर चले गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी अपने शेल से ऊपर वाले शेल पे चले गया। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब ये चीज नोट करना यहां क्या, कि जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जाता है बच्चा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रॉन ने क्या करी है, एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। क्या करी है, एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। क्लियर हो गया, वेरी गुड जी। अब जब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल में है, ये यहां पर क्या रहता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है बच्चों, ये यहां पर आकर ये अनस्टेबल हो जाता है। क्यों, जैसे कि समझो कि अगर तुम लोगों को गुस्सा आता है, राइट, तो गुस्से में क्या 24 घंटे रहते हो क्या, नहीं ना, कभी तो शांत हो गए। सेम टू सेम, जब तुम गुस्सा थे तो तुम्हारी एनर्जी ज्यादा थी बच्चों, है ना। और जब शांत हो जाओगे तो एनर्जी क्या होगी, तुम्हारी कम होगी, अपनी लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेट में आना चाहोगे। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जाता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है। ज्यादा का मतलब है कि वो अनस्टेबल होता है। तो थोड़े टाइम बाद क्या करेगा इलेक्ट्रॉन बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस से वहीं आ जाएगा जहां पे वो था, वापस से वहीं आ जाएगा जहां पे वो था। अब वापस से जब वो आया बच्चों, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या इलेक्ट्रॉन वापस आते समय एनर्जी को क्या कर देगा बच्चों, लूज कर देगा। क्या कर देगा, एनर्जी को लूज करेगा। भैया ऊपर जाते समय एनर्जी गेन, वापस आते समय एनर्जी लूज। अब एनर्जी लूज क्यों करी, दुनिया का यूनिवर्सल लॉ है, दुनिया का यूनिवर्सल लॉ है। क्यों, क्या है, देखो जल्दी से। एनर्जी लूज इसलिए करता है ताकि, एनर्जी लूज इसलिए करता है ताकि वो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेट को अटेन करे, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेट को बच्चों अटेन करे। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है। इसका क्या मतलब है, आओ जो समझते हैं। पूरा दिन मान लो कि आपको सोने को मिले, पूरा दिन बेड पे निकालना है भाई, कुछ नहीं करना जिंदगी में, बस सोते रहो सोते रहो सोते रहो, उठ के गेम्स खेल लो, खाना पीना जो भी है वो बेड पे आएगा, एकदम कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तो कितना मजा आएगा जिंदगी में, है ना। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेट में हो, आलस। ठीक है, तो सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन को भी आलस आ गया। वो जब हायर शेल में गया था तो अनस्टेबल हो गया था, तो उसको वहां पर अच्छा लगा नहीं, तो इसलिए वो वापस में कहां आ गया, अपने जहां पर था लोअर स्टेट में आ गया। और लोअर स्टेट में आकर उसने एनर्जी क्या करी बच्चों, लूज करी, ताकि वो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेट में रहे, आलसी रहे बेसिकली। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो बच्चों एनर्जी लूज करता है इलेक्ट्रॉन, बच्चों ये जो एनर्जी लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ये किस फॉर्म में करता है, ये या तो लूज करता है वेवलेंथ की फॉर्म में, ठीक है जी, आप इसी चीज को बोल लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, या आप इसी चीज को बोल लो रेडिएशन। क्या बोलो, रेडिएशन। ठीक है, तो एटम जब भी एनर्जी लूज करेगा वो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या रेडिएशंस की फॉर्म में
लूज करता है, ठीक है। और यही जो तीनों प्राणी हैं आपके बच्चों, यही जो तीनों प्राणी हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन, ये सब की सब आती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। किस में आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है, ईएम वेव। क्लियर हो गया जी? वेरी गुड जी। हमने क्या क्या समझा, आराम से फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने समझा बच्चों कि स्पेक्ट्रम नाम का एक प्राणी होता है जिसका मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। दो तरीके का है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस में सारी वेवलेंथ्स, इसमें गिनी चुनी वेवलेंथ्स। इसी का ही एग्जांपल है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे आते हैं तो हमने समझा कि जब एटम की एनर्जी को तुम छेड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी छिड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा हायर शेल में, वहां जाकर वो हो जाएगा अनस्टेबल, तो वापस आएगा। वापस आते समय एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। क्यों? क्योंकि वो आलसी है, उसको लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेट में रहना है। तो जैसे ही वो लूज करता है, किस फॉर्म में करेगा? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन। और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है जी। चलिए जी, इसको नोट डाउन करो, फिर इसी पे ही हम लोग थोड़े से फॉर्मूलेज भी पढ़ेंगे जिस प्रकार से आपकी जिंदगी में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मजा आ रहा है तो इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बढ़े? ठीक है, वेरी गुड जी। चलो जी बच्चों, अब थोड़ा सा फॉर्मूलेज की बात करते हैं। तो अब हमारे पास किस किस प्रकार के फॉर्मूलेज आ रहे हैं, पेपरों में क्या यूज करना है, कंपटीशन लेवल पे क्या यूज करना है, उन सब की मैं यहां पर बात करूंगा, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, फॉर्मूलेज में आप लोगों को कैलकुलेट करने को बोलेगा वो एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों आपके पास जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है जी। आओ इसको समझते हैं, इनको नोट डाउन भी करेंगे अच्छे से, इनको नोट डाउन भी करेंगे। ये जो E है इसको बोलते हैं एनर्जी, ठीक है। ये जो न्यू है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जो H होता है, हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी बच्चों, क्या होता है ये? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है ये? प्लैंक्स कांस्टेंट। इस प्राणी की वैल्यू क्या थी, याद रखनी है आप लोगों को। इस प्राणी की वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻⁻34। क्लियर है? वेरी गुड जी। अच्छा बच्चों, इसी के साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी का भी एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है C बाय लैम्डा। क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा। भाई ये टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनती है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा हो गया हमारे पास। अच्छा यहां पर बच्चों अब C क्या होती है, उसको भी समझते हैं। C जो होती है ये होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी क्या वैल्यू होती है? जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ ये वाला जो नीचे प्राणी दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, ठीक है। और इसको तो आप जानते ही हो, ये क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? अब एक बात बताओ मुझे, हम क्या ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है C बाय लैम्डा में इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला आता है, क्या है वो? E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दी C बाय लैम्डा। क्लियर हो गया? तो देखो बच्चों, आपके पास दो फॉर्मूले हो गए कायदे से एनर्जी निकालने के, ठीक है। वो आपको यही बोलेगा क्वेश्चंस में कि एनर्जी निकाल के दे दो, और उसके पर्सपेक्टिव से आपको या तो वो फ्रीक्वेंसी देगा या वेवलेंथ देगा। फ्रीक्वेंसी देगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, लैम्डा देगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। क्लियर हो गया? वेरी गुड जी। H और C की वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है। आगे बढ़े जिंदगी में, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा समझते हैं एक सिचुएशन को। क्या है, हमारे पास एक दुविधा आती है पेपरों में। क्या दुविधा है वो सर? कि सपोज करो आपको उसने लैम्डा दे दी 500 मीटर। क्या दे दी आपको? 500 मीटर, ठीक है। अब आप ये लैम्डा इसमें पुट करोगे एनर्जी निकालने के लिए।
तो हम क्या करते हैं, हमने लिखा सर एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी, एच की वैल्यू 6.663 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 इंटू में सर सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में सर वेवलेंथ दे दी, वेवलेंथ कितनी दे दी सर 500। सर ये सॉल्व करने में तो जन्मों जन्म लग जाएंगे, क्लियर है इतना टाइम पेपर में नहीं होगा सर। तो अब हम क्या करें जिंदगी में हर चीज का सॉल्यूशन तो होता ही है। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग एक छोटू सा फॉर्मूला और याद करेंगे, ठीक है, जो आपको कंपटीशन में जरूर मदद करेगा। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी क्या करेंगे, एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 2 3 7 का 5 अपॉन में सर लैम्डा कर दो। मजा आ गया सर ये फॉर्मूला देख के, ठीक है ठीक है। अब एच सी की वैल्यू सर याद भी ना हो तो सीधा सीधा 1 2 3 7 5 याद करो और लैम्डा की वैल्यू सीधा पुट कर दो। कंडीशन ये है, डराओ मत सर, देखो कंडीशन ये है कि ये जो लैम्डा है बच्चों, इसकी जो यूनिट होनी चाहिए, इसकी यूनिट होनी चाहिए आंगस्ट्रॉन्ग। क्या होनी चाहिए, आंगस्ट्रॉन्ग। सपोज जैसे अभी मैंने क्या बोला था कि आपको लैम्डा उसने दे दी 50 मीटर, ठीक है। अब हम मीटर में नहीं, हमको इसको आंगस्ट्रॉन्ग में पुट करना है। तो हमारे पास क्या रिलेशन होता था, 1 आंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10 की पावर में -10 मीटर, यही होता था। तो इसको चेंज करना है, इसको क्या लिख देंगे हम, 50 इंटू 10 की पावर माइनस में 10 मीटर, ठीक है। अब ये हम इसमें किस में लिख सकते हैं, इसको आंगस्ट्रॉन्ग में लिख सकते हैं। ये वाली लैम्डा को आपको यहां पुट करना है, मीटर में या किसी और यूनिट में दे रखा है उसको आंगस्ट्रॉन्ग में पुट कर लेना। वैसे तो ज्यादातर वो आंगस्ट्रॉन्ग में ही देते हैं, तो भले लोग हैं। अगर बाय चांस आंगस्ट्रॉन्ग में नहीं दी, उसको आंगस्ट्रॉन्ग में पहले कन्वर्ट करना, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना। क्लियर हो गया, ठीक है जी, वेरी गुड जी, शाबाश जी, क्लियर हो गया। क्या समझा सर, आज हमने एनर्जी निकालने के 3 तरीके देख लिए। फ्रीक्वेंसी दे रहा है तो ये, लैम्डा दे रहा है तो ये, लैम्डा में भी दिक्कत आती है तो सर ये कंपटीशन में यूज कर लेना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना, सी बाय लैम्डा। क्लियर, आगे बढ़े बच्चों। अब कभी कभार क्या होता है, एक टाइम पीरियड नाम का प्राणी आता है, बचपन में आप लोग पढ़ चुके हो। कभी कभार आपको लैम्डा नहीं देगा तो हम लोग एक और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद कर सकते हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड भी होता है, ठीक है। तो हम यहां पर टी क्या होता है आपका, टाइम पीरियड, ठीक है। अगर आपको पेपर में उसने टाइम पीरियड नाम का कोई प्राणी दिया तो आप उससे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, और फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर आप सीधा क्या निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो। क्लियर हो गया, वेरी गुड जी, ठीक है। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट्स में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास क्या आता है, अब आता है एक वेव नंबर नाम का प्राणी। क्या होता है हमारे पास, एक वेव नंबर कुछ होता है, आओ इसको भी समझते हैं बच्चों। वेव नंबर क्या होता है, पहले उसको समझेंगे फिर इसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। अरे ठीक है, देखो हाँ अब ठीक है, इसको बोलते हैं हम वेव नंबर। बच्चों वेव नंबर क्या होता है आपका, ये होता है नंबर ऑफ वेव्स। क्या होता है ये, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर। आओ इसको समझते हैं। सपोज करो बच्चों, आपको ऐसे एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपको अलग अलग वेव्स दे रखी हैं उस भाई साहब ने, ठीक है। मैं यहाँ पर अलग अलग वेव्स बनाता हूँ, सपोज ऐसे करके मैंने वेव्स बना दी, ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, आपको एक डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है। सपोज यहां से यहां आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो है। अब इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी आ रही हैं वो कैलकुलेट कर लो, वो आपका वेव नंबर होता है। यानी 1 सेंटीमीटर में टोटल नंबर ऑफ वेव्स को वेव नंबर बोलेंगे। आओ वेव्स देखते हैं कितनी है, यहां पर देखो, यहां से यहां ये होगी आपकी एक वेव, क्लियर है। फिर यहां से यहां ये होगी आपकी दूसरी वेव, ठीक है जी। तो 1 सेंटीमीटर में बच्चों कितनी वेव्स आई हैं हमारे पास, टोटल 2 वेव्स आई हैं। ये वेरी कर सकती हैं, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ वेव्स, वेव नंबर। क्लियर हो गया, वेरी गुड जी, धन्यवाद जी। आगे बढ़े जिंदगी में। अब वेव नंबर आपको निकालने के लिए बोल सकता है, तो वेव नंबर किसके इक्वल होता है, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में लैम्डा। वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में लैम्डा। क्लियर है जी, वेरी गुड जी, ठीक है।
मजा आ गया सर। आगे बढ़ेंगे, अभी एक और फॉर्मूला है। हाँ ठीक है, चलो जी आओ और समझते हैं और क्या क्या है हमारी जिंदगी में, और क्या है, क्या लाए हो, समझते हैं। खाना पीना खा के बैठना, मन लगा के पढ़ाई करना, करे। चलो समझते हैं बच्चों। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो बहुत यूज होने वाला है, इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट डाउन करना। क्या है, आओ इसको समझते हैं। फॉर्मूला है आपके पास 1/λ, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वेयर 1 में n1 का स्क्वायर माइनस में 1 में n2 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर। क्या लिख दिया सर, समझा रहे हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलो जी, ये वाला प्राणी जल्दी बताओ कौन है। ये वाला प्राणी तो आप लोगों को पता ही है कौन है, ये वेवलेंथ है। कौन है ये, वेवलेंथ है, ठीक है बच्चों। ये जो आर होता है, आर होता है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या होता है ये, रिडबर्ग कांस्टेंट। आओ इसकी वैल्यू समझा देता हूं। इसकी वैल्यू बड़ी गंदी होती है, बट मेरी तरफ से आप लोग क्या याद करने वाले हो, प्लीज सुन लो। आर की वैल्यू अगर क्वेश्चन में कुछ भी दे रखी हो, उसको इग्नोर करना। क्या करना, उसको इग्नोर करना। हम नहीं जानते कोई भी वैल्यू दे रखी हो, आप लोगों को सिर्फ एक चीज याद रखनी है, 1/r की वैल्यू। क्या याद रखनी है, 1/r की वैल्यू याद रखनी है। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें समझाता हूं क्यों, ठीक है। तो 1/r की वैल्यू क्या होती है, 911 आर्मस्ट्रांग होती है। फिर से बोल रहा हूं, सुन लेना। आर की वैल्यू जो दे रखी होगी उसको फॉर्मूले में पुट मत करना, जिंदगी भर तरसाओगे। 1/r की वैल्यू याद रखो अभी के लिए, मैं समझाऊंगा क्यों। क्लियर, वेरी गुड जी। बच्चों ये जो z होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। आपको कोई ना कोई एटम दे रखा होगा तो उसका एटॉमिक नंबर आपको यहां पर पुट करना है। वेरी गुड। n1 n2 पे आते हैं बच्चों। n1 n2 के लिए क्या याद रखना है, आओ समझते हैं। n1 होता है जहां इलेक्ट्रॉन आया। क्या है ये जहां इलेक्ट्रॉन आया। वेरी गुड जी, ठीक है। और n2 क्या है, n2 है जहां से इलेक्ट्रॉन आया। क्या आया आया कर रहे हो, आया की याद दिला दी। इधर देखो, बहुत ही ज्यादा कुछ लिख दिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। n1 होता है जहां इलेक्ट्रॉन आया, n2 होता है जहां से आया। अभी क्वेश्चन करेंगे, इसको समझते हैं कैसे यूज करना है। क्लियर हो गया, अभी इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये हैं आपके जिंदगी भर के फॉर्मूलेज जो आपको इस चैप्टर में प्लेज रिक्वेस्ट है वो याद करने पड़ेंगे, राइट। क्लियर है, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर हम अपना अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है, बढ़े आगे। वेरी गुड जी, चलो जी शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। समझो बच्चों, आपको याद होगा हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर शेल पे जाता है। अब हायर शेल से उसके बाद अपने आप ही लोअर शेल पे आता है। लोअर सेल पे आते समय एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। ये लूज किस फॉर्म में करता है, वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी, यही तो पढ़ रहे थे अभी हम। आपको वेवलेंथ दे रखी होगी, एनर्जी बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, एनर्जी बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए। यही फॉर्मूलेज बताए अभी आपको मैंने, ठीक है। ठीक है जी, तो हमने क्या समझा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में आता है, एनर्जी लूज करता है, वही कैलकुलेट करने को बोलेगा और उसके लिए कुछ देगा आपको। तो उसी में से ये फॉर्मुलेज पे आपको ध्यान देना है। क्लियर, आओ जी क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। सपोज आपको बच्चों बोल रहा है कि आपके पास है हाइड्रोजन एटम। क्या दे रखा है आपको, हाइड्रोजन एटम। और आपको बोल रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से कहां आ रहा है, फर्स्ट शेल आ रहा है। फिर से बोलू, हाइड्रोजन एटम बोल दिया, बोल रहा है सेकंड शेल से फर्स्ट शेल आ रहा है। एनर्जी कैलकुलेट कर दो। क्या कर दो, एनर्जी कैलकुलेट कर दो। अब हमको क्या पता सर कैसे कर दे, चलो सुनो। एनर्जी के दो फॉर्मूले थे, फ्रीक्वेंसी वाला या वेवलेंथ वाला। हम वेवलेंथ वाले पे जाएंगे क्योंकि बच्चों हम यहां से वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। वेवलेंथ यहां से कैलकुलेट करके यहां पुट करेंगे, एनर्जी हम निकालेंगे। आओ जी समझते हैं इसको, चलो। तो हमने लगाया बच्चों, क्या था हमारे पास फॉर्मूला, 1/λ। क्या था, 1/λ इज इक्वल्स टू आर
जेड स्क्वेयर, क्या था फिर आगे 1 अपॉन में n1 स्क्वेयर माइनस में 1 अपॉन में n2 स्क्वेयर। चलो समझे इसको। आओ जी बाबू जी, दिल से दिल मिलाओ जी। चलो आर की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, 1/r की वैल्यू है। अभी के लिए हम आर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। कोई भी वैल्यू दे रखी होगी उसको यहां पुट नहीं करना, आर को जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। जेड क्या होता था, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 1, तो हम यहां लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर अपॉन में आते हैं n1। n1 क्या होता है, आओ देखो n1 के लिए क्या लिखा था, जहां इलेक्ट्रॉन आया। कहां पर आपका इलेक्ट्रॉन आया है, फर्स्ट शेल में आया। कहां से, सेकंड शेल से। तो आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आया है, तो हम यहां पुट करते हैं 1 का स्क्वायर, माइनस में आया कहां से था, सेकंड से, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड जी। तो लिखते हैं आर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हट गया। तो यहां लिखेंगे 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, माइनस में 1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या है बच्चों, 4। वेरी गुड, आगे बढ़े। फिर से लिखते हैं आर, एलसीएम वगैरह लेके आंसर आएगा आपका क्या, यहां पर 3/4। क्या आएगा, 3/4। वेरी गुड जी। चलो जो हमारे पास यहाँ क्या चल रहा था, 1/λ चल रहा था। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, हमको लैम्डा निकालना, तो हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा करते ही क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में r इंटू 4 अपॉन में 3। क्लियर हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो गया। अब ये 1 अपॉन r वाला भाई साहब दिख रहा है, 1 अपॉन r की वैल्यू क्या थी, 911 थी। क्या थी, 911। तो यहां लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू 911 इनटू में बच्चों 4/3। आओ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 6 अपॉन में 3। इसको फर्दर सॉल्व करोगे 1215 आंगस्ट्रॉम। क्या आएगा आंसर, 1215 आंगस्ट्रॉम। क्लियर, ठीक है जी, समझ में आया है, घबराने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन दिखने में कॉम्प्लेक्स है, आंसर आपका 3-4 लाइन में ही जाता है। ये तो मैंने स्टेप वाइज तुम लोगों को दिखाया है, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे और जल्दी आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ से कैलकुलेट क्या करी, वेवलेंथ कैलकुलेट करी थी ना। अब ये वेवलेंथ को हम एनर्जी निकालने के लिए कर सकते हैं। क्या था एनर्जी का, hc/λ। एक और बताया था मैंने, याद हो तो, 1237 अपॉन में लैम्डा, और लैम्डा किस में होनी चाहिए थी आपकी, आर्मस्ट्रांग में। ये डायरेक्टली यहां पुट कर सकते हो और सीधा एनर्जी निकाल सकते हो। मजा आ गया, जिंदगी का स्वाद ले लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है जी, वेरी गुड जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और लेते हैं। सपोज आपको फिर से दे दिया उसने हाइड्रोजन का एटम, बोलता है कि आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है इंफिनिटी से। कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से फर्स्ट शेल। कहां आता है, इंफिनिटी से फर्स्ट शेल। ये क्या है सर, इंफिनिटी क्या है, इंफिनिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से बाहर था, फिर एटम के अंदर आया है। ठीक है, चलो करें इसको सॉल्व। आओ जी, घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, समझते हैं। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, 1 अपॉन में लैम्डा बच्चों r z स्क्वेयर, फिर से क्या आएगा 1 अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर। ठीक है जी, तो r की वैल्यू हमने क्या सीखा, छेड़नी नहीं है। z में क्या पुट करेंगे 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ब्रैकेट 1 अपॉन में n1 क्या है बच्चों, जहां इलेक्ट्रॉन आया। कहां आया, फर्स्ट शेल में आया, तो 1 का क्या लिख देंगे यहाँ स्क्वायर, माइनस में 1 अपॉन कहां से आया, इंफिनिटी, तो यहां पर आएगा 1 अपॉन में इंफिनिटी का स्क्वायर। क्लियर, ठीक है जी, वेरी गुड जी। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं r 1 का स्क्वायर 1 बच्चों, यहां पर भी 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 1, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसको कैलकुलेट तो कर नहीं सकते। बचा क्या हमारे पास, बचा ये r इंटू 1, क्या बचा, सीधा सीधा r बचा। तो यहां पर क्या था हमारे पास, 1/λ। क्या था, 1/λ। आओ इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, आएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में r। 1 अपॉन r की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, क्या थी, 911। तो यहां से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 911 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि है आपका आंसर। क्या है आपका ये आंसर, क्लियर, ठीक है जी। ओ वेरी गुड जी, मजा आ गया सर, जिंदगी में थोड़ा सा तो स्वाद मिला। ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े साइंटिस्टों वाला काम कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ाई करनी है। क्लियर, वेरी गुड जी, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं, स्वाद लेंगे जिंदगी का आज। ठीक है, करे, चलो जी शुरू करते हैं। आ जाओ जी, देखो बच्चों, और ज्यादातर इसमें हम लोग हाइड्रोजन एटम इसलिए ले रहे हैं क्यों,
कि हम लोग जो स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेस पे ही पढ़ते हैं, राइट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हमारे लिए आसान होता है थोड़ा पढ़ना, है ना, आप लोगों के लिए आसान होगा पढ़ने के लिए। यही चीज आप किसी और एटम पर भी लगा सकते हो, बट हम हाइड्रोजन के लिए लेके चलते हैं जनरली, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, इजी होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, काम आसान हो जाता है हमारा। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आओ एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, फिर से आपको बोल रहा है हाइड्रोजन एटम, ठीक है, क्या है हमारे पास, इस बार ही आपका इलेक्ट्रॉन आता है N3 से N2, कहां आ रहा है, N3 से N2। आओ जी सॉल्व करते हैं जी, चलो जी क्या करेंगे बच्चों, फिर से वही 1/λ इज इक्वल्स टू R अपना Z का स्क्वायर, क्या लगाएंगे 1 में N1 स्क्वायर माइनस में 1 में N2 का स्क्वायर। वेरी गुड जी, चलो वैसे लिखते हैं यहाँ 1/λ इज इक्वल्स टू R, ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का फिर से 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 में बच्चों N1 क्या है, N1 है जहां इलेक्ट्रॉन आया, कहां आया, सेकंड में आया, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 में क्या बच्चों 3 का स्क्वायर। चलो लिखते हैं इसको, आगे कंटिन्यू करते हैं, R 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 में 2 का स्क्वायर बच्चों 4 माइनस में 3 का स्क्वायर बच्चों 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो R इज इक्वल टू एलसीएम पेलसीएम लिया, हमारे पास क्या आ जाएगा 9 - 4 अपॉन में 30 का 6, 5/36 आ जाएगा, ठीक है। आओ जी इसको अब हम उल्टा करते हैं, ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 में R डॉट 36 अपॉन में 5, क्लियर हो गया। चलो जी 1/R की वैल्यू बच्चों क्या थी, 911 थी, पुट करा 911 इंटू में 36 अपॉन में 5, क्लियर है। आओ जी इसका आंसर क्या आने वाला है, आंसर होगा 6559 पॉइंट में 2 आंगस्ट्रॉम, क्या होगा पॉइंट में 2 आंगस्ट्रॉम, क्लियर है। ओ वेरी गुड जी, मजा आ गया सर, तहलका मचा दिया, ठीक है, क्लियर है। आई होप सबको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है, और आराम से पढ़ाई करनी है, आराम से कैलकुलेशंस करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आओ जी अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्या है, फिर से यही, आपके पास है हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, क्या दे रखा है आपको, N इन्फिनिटी से आपका इलेक्ट्रॉन आता है N2 पे, N इन्फिनिटी से आपका इलेक्ट्रॉन आता है N2 पे, कैलकुलेट करने की कोशिश करो, ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं और आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क देके जा रहा हूं, राइट। जो भी आंसर है कमेंट डाउन करना है इसको, आई विल चेक, और अगर किसी को डाउट है तो हम इसको फिर सॉल्व करेंगे, क्लियर है। वेरी गुड जी, मजे आ गए जिंदगी के सर, धन्यवाद जी, ठीक है, क्लियर है। इसको नोट डाउन कर लो, इसको कमेंट डाउन करना, ठीक है, ओके जी। चलो जी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ा आज, ठीक है, क्या पढ़ा आज हमने, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है हमारे पास, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, दो तरीके से लाइट स्प्लिट्स होती है, कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस में आपकी सारी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज आती हैं, डिस्क्रीट में गिनी चुनी आती हैं। इसी का ही एग्जांपल है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसको एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को, कि अगर एटम की एनर्जी इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन की भी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन जाता है बच्चों हायर शेल में। हायर शेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बच्चों, अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए वो लोअर शेल में आता है, क्या करके, एनर्जी लूज करके, क्या अटेन करने के लिए, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेट अटेन करने के लिए। बच्चों जो एनर्जी लूज होती है वो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस की फॉर्म में होती है, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए, फॉर्मुलेस डिस्कस किए, आपके सामने मैंने हर चीज लिख दी है, प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन करना, और यही क्वेश्चंस में सॉल्व आउट होगा, राइट, क्लियर है। देन हम लोगों ने कुछ केसेस डिस्कस करे, ठीक है, इन्फिनिटी वाले केस में घबराना नहीं है, 1/∞ स्क्वायर आता है, जीरो लेना है उसको हम लोगों को, और अपना आंसर आएगा। आर की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया, जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसकी 1/r की वैल्यू याद रखना, जो क्या होती है 911 आंगस्ट्रॉम, क्लियर है, वेरी गुड जी। अपना आंसर कमेंट डाउन करना इसके लिए, ठीक है। आई होप आप सभी को एटॉमिक स्पेक्ट्रम अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब एटम्स का स्पेक्ट्रम बेसिकली, राइट। हम किसी भी एटम पे ये देख सकते हैं, यानी हर एटम का अपना अपना स्पेक्ट्रम है ना। अब हर एटम का अगर अपना अपना स्पेक्ट्रम है,
तो हम हर एटम के लिए पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें अलग अलग सीरीज आने वाली है। और हाइड्रोजन ही क्यों? अभी बोला था ना मैंने, हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, हमारे लिए इजी होता है पढ़ना। हम हीलियम लिथियम वगैरह के भी लगा सकते हैं, कुछ कंडीशंस होंगी उनका ध्यान रखेंगे। बट नेक्स्ट लेक्चर में बने रहिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप ये लेक्चर में आप सबको बहुत मजा आया होगा। मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करी है, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, आप लोगों के लिए मेहनत करी जा रही है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अपना घर वालों का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।